अस्सलाम स्पोर्ट्समैन के प्रोग्राम फुटबॉल टुडे की एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर आपके साथ। और आज मेरे साथ इस शो में बरजमान है मेरे बहुत अच्छे दोस्त शायान फारूकी साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ओके शायान, आपकी तरफ आते हैं कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताएं और आप क्या करते हैं और किस तरह आप फुटबॉल का आपको शौक हुआ और क्यों इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और क्यों उस अपॉर्चुनिटी का आपने सोचा कि इसको अवेल करना चाहिए और शो करना चाहिए। थोड़ा आप फैंस को मैं बता दूं तो बेसिकली हमने वर्ल्ड कप के टाइम में एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर पोस्ट मैच प्री मैच एनालिसिस दिए थे टू चेक आउट द वाटर्स। इट वाज ट्रेमेंडस। अब हमने फैसला किया है कि हम एक वीकली शो करें जिसमें हम शायान साहब के साथ हम बैठ के फुटबॉल की डिस्कशन करें, टॉप 5 लीग्स की बात करें, रोनाल्डो मेसी की बात करें, चैंपियंस लीग के मैचेस हैं, यूरो के मैचेस हैं, एफए कप के मैचेस हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं फुटबॉल के, आपको पता ही है। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जी शायान, अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा फैंस को। मैं कराची में बेस्ड हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह भी यहीं से की। बाकी अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं मलेशिया गया था। बाकी 1999 से फ़ुटबॉल का मतलब मैंने प्रॉपरली आई थिंक मैंने स्टार्ट कर दिया था देखना। मेरी एक फैमिली में एक मैरिज हुई थी जिसमें मेरे एक जो अंकल आए थे ना, बेसिकली वो लेकर आए थे फुटबॉल का इन्फ्लुएंस। बाकी हमारे फैमिली में भी था, लेकिन लाइक उनके आने के बाद से ज़्यादातर और फिर यूनाइटेड फ़ैन थे वो। तो उस टाइम 99 था, इट वाज वो ट्रेबल विनिंग सीज़न था वो। तो आपकी क्या उम्र थी उस टाइम 99 में? मेरी उम्र होगी आप 93 के बाद से लगा 6 साल के थे। तो बस वो तो कुछ याद है 99 का मैच फाइनल? कुछ याद तो नहीं होगा? मुझे जो मेरे दिमाग में याद आता है ना मुझे अभी इस टाइम, वो ब्राज़ील और फ्रांस का मैच था 98 था। हाँ 98 का वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ वो मैच मुझे याद है। फिर एक 2000 का यूरो था इटली और फ्रांस का, बहुत अच्छा मैच था वो मुझे याद है काफ़ी हद तक। तो हाँ, फुटबॉल के पुराने फैन लगते हैं आप काफ़ी। बहुत और टीम तो पुराने। आपकी यूनाइटेड है, आपने बताया। टीम यूनाइटेड है हमेशा तो से। स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग से, ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस टाइम आपके सामने ही है, आर्सेनल टॉप पे है। आर्सेनल ने इस साल तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं हिंदी ज़बान जो कहते हैं ना, चमत्कार करती है इस साल तो। अच्छा, चमत्कार बिल्कुल लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये एक प्रॉपर 3 ईयर प्रोजेक्ट जो फुटबॉल में एक मैनेजर जब आता है ना, तो वो हर कोई ना, मतलब मेरे ख्याल से चेल्सी को छोड़ के कोई भी मैनेजर अगर आए तो वो 3 ईयर प्लान के हिसाब से आता है। तो जिस तरह अब आर्टेटा आया, ऑब्वियसली वो पेप गार्डियोला के अंडर उसने सारी, वो असिस्टेंट मैनेजर भी था सिटी का, सारा वो जो टाइम जिसमें सिटी सक्सेसफुल रही है तो वो उधर ही था। तो उसका मतलब उसका स्टूडेंट भी वो है। और जब वो आया है आर्सेनल में ना, तो उसने अपनी फ़िलॉसफी इम्प्लीमेंट की है। शुरू के फर्स्ट ईयर के कुछ डेज़ में ना आर्सेनल फैंस इवन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि इसको मतलब सैक कर दो ना। लेकिन दिख ये रहा था कि इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ये सही स्टेप्स चलना शुरू हो गया है इनका प्रोजेक्ट। तो उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लोग आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब अप करना शुरू हुए टेबल, और अभी टॉप पे हैं। 5 पॉइंट्स की लीड है सिटी से और एक गेम इन हैंड भी है। अच्छा, और अभी ये जो ट्रांसफ़र विंडो जो है ये जनवरी वाली ना, इसमें आर्सेनल के बोर्ड ने इनको प्रॉपरली बैक किया आर्टेटा को। अभी इन्होंने साइन किए हैं, एक केवियो नाम का एक प्लेयर है, कोई डिफेंडर है। बेसिकली अब वो किया क्या है इन्होंने कि जो इनकी मेन पोजीशंस थी ना, उस पर इनकी स्क्वाड डेप्थ लैक कर रही थी। हाँ, ये तो, कोई इंजर्ड हो गया राइट बैक तो रिप्लेसमेंट कोई और बचा है नहीं। जीसस इंजर्ड हो गया था, बाकी इसके कुछ इंजरीज थी, लेकिन अब इनके पास बेसिस कवर्ड है इनकी। समझ गया। अभी इन्होंने ट्रोसार्ड साइन किया है, वो लेफ्ट विंग पे अच्छा खेल रहा है। बाकी अपना इन्होंने एक डिफेंडर भी साइन किया। अभी इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग डील चल रही है कैसीडो से। वो ब्राइटन जो है उसका वो प्लेयर है और अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप नॉच प्लेयर्स, और मतलब पोटेंशियल उसमें इतना है। तो आर्सेनल की अभी 60 मिलियन की बिड आई थिंक वो एक्सेप्ट पर्सनल टर्म्स प्लेयर से एग्री हो गए, लेकिन अभी क्लब शायद वो सेल नहीं करना चाह रहा। तो उसने अभी ट्वीट भी किया था कल कि मतलब मैं जाना चाहता हूँ आर्सेनल, इट्स अ ड्रीम, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री। तो वहाँ पे लोगों का ड्रीम है ये, ऐसा ही हीरो है। वैसे भी काफ़ी सारे अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं आर्सेनल में खेलते हुए आ रहे हैं सालों से, आपको भी पता होगा, जैसे कि कोलो टोरे, याया टोरे, खैर नहीं याया टोरे तो खैर बार्सिलोना में था, सॉरी फॉर माय वो निकल, कोलो टोरे था, उसके अलावा एडिबायोर था, इमैनुअल उबियुए, ये सारे प्लेयर्स थे जो आर्सेनल में खेला करते थे। वैसे देखा जाए तो रियल मैड्रिड ने भी स्ट्रेटजी की थी, एंचेलोटी के टाइम पे भी थोड़ी बहुत अपनाई। फिर जैसे उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे नाचो फर्नांडिस। अब नाचो फर्नांडिस ऐसा बंदा है जब मतलब सर्जियो रैमोस इंजर्ड होता था, मार्सेलो नहीं होता था, कारवाहाल आउट होता था, वराने को इंजरी होती थी, तो नाचो साहब वहाँ खड़े होते थे। अब वो क्या होता था कि स्क्वाड में डेप्थ थी। और अब वो याद होगा जब आखिरी कुछ साल थे रियल मैड्रिड में रोनाल्डो के, तो रोनाल्डो साहब भी क्या करते थे, बड़े मैचेस में सेकंड सीजन जैसे स्टार्ट होता था सेकंड हाफ,
तो एंचेलोटी इसको रेस्ट कराता, जिडान को रेस्ट कराता, बड़े मैचेस इसको लेकर आता। तो ये मैं बोलता हूँ बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी किसी भी क्लब के पास कि अगर आपके 18-20 की आपको परमिशन दी हुई है तो आप ऐसे ही प्लेयर साइन करो कि बिल्कुल मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहे कि एक इंजर्ड हुआ अगले ने उसको रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना मेन बात यह है कि क्योंकि एक जो टीम होती है, जिस तरह प्रीमियर लीग की टीम हो गई या ला लीगा की टीम हो गई, कहीं की भी, वो एक कंपटीशन नहीं खेल रहे ना। अब अगर प्रीमियर लीग की आप बात करें तो FA कप है, फिर कैराबाओ कप है, फिर ये चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग में अगर वो हैं, और अभी एक और कोई कप शुरू हुआ उसमें है वो। तो यही है कि जितना अगर अभी जिस तरह का सिनारियो हुआ है, कुछ ऊपर से वर्ल्ड कप भी तो खेल के आए अच्छे खासे, एक मिड सीजन प्लेयर्स मस्ट बी वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, और अब वो दिखना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है कि अब, लेकिन अब कुछ टीमें इस तरह से अभी स्केड्यूल पे हैं जो 3-3 दिन में मैच खेल रही हैं। अभी यूनाइटेड के ऑलमोस्ट 13 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में 10 मैच हैं। तो अब जाहिर है कि अब एरिक्सन जिस तरह यूनाइटेड में अच्छा खेल रहा है, ब्रूनो अच्छा खेल रहा है, या वरान है, कैज़ेमीरो है, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग ऑफ द सीजन। तो अब वो लोग हर मैच अगर 3-3 दिन में फुल 90 मिनट्स खेलते रहेंगे तो नॉट पॉसिबल ना। तो ऑब्वियसली उनके लिए बैकअप्स चाहिए। तो जो टीम जिनके बैकअप स्ट्रांग है ना, वो लोग सक्सीड करेंगे। सिटी के पास बहुत अच्छा स्क्वाड है। आर्सेनल ने अब अपना स्क्वाड इम्प्रूव कर लिया है क्योंकि वो अब लीड पे थे, उनके बोर्ड ने बैक किया, और अब उनका जब से आर्टेटा आया ना, डायरेक्शन भी आ गया। वो एडू उनका फुटबॉल डायरेक्टर है, वो साइनिंग जिस तरह से करता है जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, ऐसा ही है। वो लोग ज्यादातर स्टार्स में नहीं जा रहे, वो स्टार अच्छे खासे क्लब जो है, जैसे छोटे क्लब जिनको मिडिल ईस्ट से कुछ कंट्रीज हैं जो उन्होंने एक्वायर किया। शुरू में आपको याद होगा मैनचेस्टर सिटी की भी क्या साइनिंग्स होती थी, 5-5 स्ट्राइकर उठा लिए, 6-8 डिफेंडर उठा लिए, उल्टी सीधी टीम होती थी, ना कोई डेप्थ, ना कोई केमिस्ट्री, ना कोई मिडिल। और जैसे रियल मैड्रिड में आपको याद होगा जब गैलेक्टिकोस एरा आया था तो एक जोन थी मिडफील्ड पे, माकालेले जोन। तो उन्होंने बोला माकालेले किसी को पसंद था नहीं बोर्ड में, प्लेयर्स लोग काफी बाद उनके साथ ब्रदरहुड था सबका, नहीं कि माकालेले को उन्होंने बेचा, फिर गैलेक्टिकोस पूरी बर्बाद हो गई। फिर रोनाल्डिन्हो आके उनको नाचाता था, 3-0 मारता था। अच्छा, हाँ, ऐसा ही था। हाँ, असल में जो लोग स्टडी नहीं कर पाते ना, उसका मसला ये है, जो CDM पोजीशन है ना, जो डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन है, दैट्स योर इंजन। एग्जैक्टली। अब कैज़ेमीरो यूनाइटेड में अभी आया है, कैज़ेमीरो को आप निकाल दें, आपको अभी भी दिख जाएगा कि टीम में कोई कोऑर्डिनेशन 3-2 हार के आर्सेनल से, मैन्यू लॉस ना, मैन्यू लॉस लास्ट मैच, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वेल डिजर्व्ड हारा था। लाइक मैं यूनाइटेड फैन हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आर्सेनल वर इंचेस अवे पूरे गेम में। ये स्कोर लाइन मेरे ख्याल से 6-2 भी हो सकती थी। वैसे फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, फॉर द सेक ऑफ फुटबॉल, आप कह सकते हैं कि यार अगर फुटबॉल की रॉयल्टी की बात की जाए और थोड़ा एक फ्लेवर भी होता है तो एवरीबडी वांट्स आर्सेनल टू विन। लाइक चलो मैन यूनाइटेड फैंस तो कहेंगे चलो यार, हर चेल्सी फैन बोलेगा भाई चेल्सी जीत जाए, मैन्यू फैन बोलेगा मैन्यू। लेकिन कुछ रियलिटीज होती हैं आपको सीजन के मिड्स के होने से पहली बार चल जाती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब जब से हमने देखना शुरू किया था तो उस टाइम टॉप 4 की टीम होती थी। यूनाइटेड थी, आर्सेनल थी, लिवरपूल थी, चेल्सी थी, गुड ओल्ड डेज। गुड ओल्ड डेज। तो उसके बाद फिर सिटी की इमरजेंस हुई, और अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी भी कोई टॉटनहम भी आगे परेशान करती थी, 4th पोजीशन खा जाती थी। हाँ, 4th पोजीशन खा जाती थी। अभी भी वो वहीं कहीं लिंगर। मुझे लग रहा है हैरी केन तो 500 गोल मार देगा फिर भी टाइटल नहीं जीतेगा। आई थिंक ही शुड रियली मूव, ही शुड मूव, क्योंकि अब राइट टाइम है। और मैंने सुना है कि यूनाइटेड भी उस पर ट्राई करेगी, क्योंकि यूनाइटेड के बाद अब स्ट्राइकर तो है नहीं, जब से रोनाल्डो चला गया है। तो उसके बाद से अभी एक साइन किया है बर्नली से वेकहॉर्स्ट, तो वो 6 months लोन डील पे। अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो जो टॉप 4 स्ट्राइकर होना चाहिए ना, जिस तरह हैरी केन है, जिस तरह हालैंड है, जिस तरह सला है, तो उस लेवल का स्ट्राइकर। वैसे अगर हैरी केन को अगर आप 3 साल 4 साल पहले साइन करने की कोशिश करते, बिल्कुल इम्पॉसिबल होता मैन्यू के लिए, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव होता। अब ये कि ही इज अबव 30, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। आई थिंक वो 3-4 साल पहले की जो वैल्यू थी 29 है अभी, वो मेरे ख्याल से 30 के करीब है अभी मेरे ख्याल से। मतलब पीक उसकी आप कह सकते हैं जो चस थी वो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी वो आफ्टर इफेक्ट्स तो रहेंगे। बिल्कुल 15 गोल तो निकाल के देगा आपको प्रीमियर लीग में। 15 गोल प्रीमियर लीग में मारना भी बहुत अभी भी एक बड़ा खूबसूरत उसने लास्ट मैच में गोल मारा था हैरी केन ने, फुलहम के अगेंस्ट जो मैच हुआ था। हैरी केन की फिनिशिंग जो है ना वो प्रोलिफिक है, और उसका बिल्डअप प्ले, हैरी केन मेरे ख्याल से अभी भी गुड 3-4 years ही इज देयर, क्योंकि हैरी केन का अच्छा सीन है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली प्रीमियर लीग की। ला लीगा का बताएं क्या लग रहा है आपको? ला लीगा का अभी तो जो देख के लग रहा है कि जो जावी बॉल का वो लेकर आए थे फिनोमेना, तो वो अब रियली वो चलना शुरू हो गया है। वो गावी, पेड्री,
मतलब जो रेप्लिकेटिंग चावी इनिएस्टा, बोथ ऑफ देम, या वेरी गुड प्लेयर्स, very good players. ऑन द बॉल आप देखें तो मैं टैक्टिकली मतलब स्पेन के अगले 10 साल का फ्यूचर है गावी। बिल्कुल, हाँ, इस तरह के प्लेयर्स हैं 100%। और दोबारा से बार्सिलोना ने प्रूव कर लिया कि ला मासिया एकेडमी जो है वो बेसिकली ग्रेजुएट्स निकालती रहेगी और स्पेन की टीम है वो मिडफील्ड में खेलते बिल्कुल रहेगी। ऐसा ही है। और बार्सिलोना अभी मतलब इनकी लीग ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं आया है, लेकिन अच्छा कंपटीशन होगा। लेकिन इट विल बी गुड फॉर फुटबॉल कि अगर बार्सिलोना बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे आई पर्सनली वांट मैड्रिड टू विन बिकॉज बार्सिलोना आई वुड से पिछले 10-15 सालों में ना बहुत जीत गई है एज फार एज लीग क्रेडिट इज कंसर्न। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। जो उनकी डोमिनेंस थी ना, मतलब वो एक देख के एक जेलसी नहीं हो जाती इंसान को, वो हो गया जेलसी हो जाती है। ऊपर से आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्सिंग का गेम है, अगर बॉक्स किसी भी स्पोर्ट्स में आप बात करें, जब इतनी सारी, या तो ऐसा हो ना कि जो टीम हो इटसेल्फ ऐसी टीम हो कि उसको मैच देखने में मजा आए। अब एक टीम है जैसे कसम खाई हुई है 90% हमने पास करना है और बोर करना है मैच को, तो फिर मतलब वो बंदा बोलता है यार इनको ना गिराओ टाइटल से और बिल्कुल अगली ऐसा ही टीम को है। रिप्लेस करो। हाँ अच्छा, वो उनका जो एरा था वो भी ऑब्वियसली जोजे मरीनियो ने जिस टाइम पे वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल थी, जब वो बेल और वो Mourinho actually gave the medicine to Madrid. मेडिसिन टू मैड्रिड, जो कि उन्होंने Replicate की है। बेस थी वो मरीनियो ने रखी थी कि उसने टिकी टाका का जो वो था ना, तोड़ निकाला था, निकाल दिया था। वो बैट वहां पे डिफेंड कर रहे होते थे, एक क्लियरेंस होती थी, फिर आप बेल को नहीं पकड़ सकते, आप रोनाल्डो को नहीं पकड़ सकते, फिर वो बेंजिमा भी था और उस टाइम हिगुआइन, फिर डी मरिया। वर्ल्ड कप में किसको सपोर्ट कर, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप कैसा रहा आपका? कैसा एक्सपीरियंस था देखने में? आपको क्या फर्क महसूस हुआ कंपेयर टू के पिछले वर्ल्ड कप देखने में होंगे? अच्छा, वर्ल्ड कप अच्छा टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करता हूँ। ग्रोइंग अप मैंने प्रीमियर लीग देखी है तो इंग्लैंड मेरा हमेशा से, क्योंकि ये मसला वैसे मेरे साथ भी है। काफी सारे जो प्रीमियर लीग फैंस इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम यूनाइटेड फैंस, तो बैकहम उस टाइम से इंग्लैंड की टीम में था, स्कोल्स था, गैरी नेविल, फर्डिनैंड, यू नेम इट, ऑलमोस्ट आधी टीम तो यूनाइटेड की होती थी। रूनी था, फिर वो बहुत जबरदस्त एलन स्मिथ हुआ करता था, तो अपना वो सारे इंग्लैंड की टीम में भी थे, तो अच्छा लगता था। फिर वो उस टाइम से इंग्लैंड से वो था, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग मेरे ख्याल से इंग्लैंड के पास स्क्वाड थी वर्ल्ड कप जीतने वाली। आई डोंट बिलीव कि उनके पास वो वाली, देखो स्क्वाड होना एक अलग बात है। देखिए आपने खिलाने तो 11 बंदे हैं, 11 बंदे आपने खिलाना 11 बंदे हैं और 11 बंदों में ही आपको टीम बनानी है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं चलो यार मेरे पास स्ट्राइकर भी अच्छा है, मिडफील्ड भी अच्छा है, मेरे पास डिफेंडर भी अच्छा है, राइट बैक लेफ्ट बैक हर चीज़ सही है, अगर आप बोलते हो मेरे पास होल्डिंग मिडफील्ड टाइट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर भी कहीं ना कहीं लीकेज होती है। बिल्कुल। असल में इंग्लैंड का हुआ क्या कि दे वेंट टू डिफेंसिव। डेक्लन राइस उस पोजीशन पे वो गुड इनफ था सीडीएम के लिए, उसके साथ दो सीडीएम खिलाने की जरूरत नहीं थी। एक सीडीएम डेक्लन राइस गुड इनफ था, उसके साथ आपके पास ग्रिलिश था, फोर्डन था, रैशवर्ड ने लास्ट मैच में 5 मिनट खेलने हैं। रैशवर्ड का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा था, तो मेरे ख्याल से जिस मैच में 2 गोल मारे उसके अगले मैच में बिठा दिया, मतलब लॉजिक समझ वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स। लेकिन इंग्लैंड की इस बार वाकई ऐसी टीम थी जो कि वर्ल्ड कप जीत सकती थी। हर पोजीशन पे बहुत अच्छा कवर था उनके पास, हर पोजीशन पे ठीक ठाक टैलेंट। साका जो आर्सेनल का प्लेयर है, बाकी अपना हैरी केन खुद था, रैशवर्ड था, जो इतनी अच्छी टीम थी, तो मतलब क्या चीज़ मिसिंग थी? डिफेंसिव बहुत खेले वो, उनको एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलनी चाहिए थी। जो वो बॉलर्स का वर्ड नहीं होता फुटबॉल में, जैसे जिसकी परफेक्ट डेफिनेशन जैक ग्रिलिश है, तो इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो बॉल लेके अपने पोजीशन रखें, दे के पास निकालें, उनको आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है और उनको आपको खिलाना पड़ता है। मतलब आप इतना डिफेंसिव खेलोगे इतनी टैलेंटेड टीम के साथ, इनको उसी स्ट्रेटजी से खेलना चाहिए था। अगली टीम अगर 2 मारी तो हम 3 मार सकते हैं, क्योंकि ये मार सकते थे। ऐसा ही है। बाकी ऑफ कोर्स अर्जेंटीना वॉन द वर्ल्ड कप, वैसे ही वॉन द वर्ल्ड कप फाइनली। कैसा फील हुआ आपको? वेल डिजर्व्ड। बीइंग अ यूनाइटेड फैन मैं ऑब्वियसली नहीं चाह रहा था वो जीते, लेकिन इससे एक चीज़ हो गई कि डिबेट सेटल, मतलब विद अ हैवी हार्ट मैं बोलूँगा कि हो गई है। काइंड ऑफ यस, ही वॉन द वर्ल्ड कप एक्चुअली, या वो उस पर तो कोई डिबेट है नहीं। बट देखिए मैं बोलता हूँ काफ़ी लोग जो हैं, मुझे शायद कमेंट्स में भी मेरे पीछे डायरेक्ट आ जाए मेसी के फैंस, बट देखिए बात सारी ये है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द प्लेयर्स, बोथ वर एब्सोल्यूट लेजेंड्स इन देयर ओन प्राइम, दे बोथ प्लेड फॉर सम ग्रेट क्लब्स, और काफ़ी अच्छा उनको कैरियर रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, और लॉन्जेविटी देख लें आप, हर चीज़ थी उनके अंदर, और जो भी आप कह लें, मतलब यू नो बिल्कुल एबनॉर्मल स्टैट्स, यू नेम इट, दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग। आपको रिस्पेक्ट दोनों की करनी चाहिए, बट मैं बिलीव करता हूँ कि मेसी इज ऑलवेज बीन अ लकी कंपेयर टू रोनाल्डो इन सम एस्पेक्ट्स आई वुड से। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखा जाए, वो जब से वो उसने होश संभाला, उसको ग्रोथ हार्मोन का सिंड्रोम था, बार्सिलोना ने उसको बुलाया,
बार्सिलोना उसकी फैमिली बन गई। 12 साल 11 साल की उम्र से बारसा 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 करते करते वो एकेडमी में आया, फिर वो ऊपर आता रहा, बैलन डोर जीते, सब चीज़ें जीती। उसकी बिल्कुल पीक खत्म हो गई, 33-34 का हो गया, देन ही लेफ्ट बारसा एंड वेयर डिड ही वेंट टू पीएसजी, जिसको वो सादा अल्फाज में कहते हैं फार्मर्स लीग, बिकॉज वहाँ पे एक ही टीम है, बिल्कुल सारा पैसा उनके पास है, जो टॉप का टैलेंट होता है मोनाको के पास मबापे आया, वो भी उन्होंने खरीद लिया। बिल्कुल तो ये सिस्टम है। तो मतलब दूसरी बात अगर देखा जाए, ही प्लेज फॉर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या है, अर्जेंटीना इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, वहाँ पे आपकी 4 या 5 टीमें क्वालिफाई करती हैं बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिए, आउट ऑफ 10 to 12 नेशंस। इफ यू कंपेयर टू यूरोप, 13-14 टीमें क्वालिफाई करती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 शायद या 12-13 होती हैं आउट ऑफ 52 नेशंस। एंड देयर आर हैवी वेट्स, जर्मनी वहाँ पे, इटली वहाँ पे, फ्रांस है, इंग्लैंड है, बहुत अच्छी टीम है, नेदरलैंड्स है। बिल्कुल तो ये सीन है। मतलब उसकी दूसरी बात ये कि हाँ मानता हूँ इस बार उसके ऊपर टीम अच्छी थी, निखिल समहाउ। अब मुझे समझ नहीं पोर्चुगल ने क्या किया है वर्ल्ड कप में, किया है समझ नहीं आई, इस पे बताएं। अच्छा, पोर्चुगल का जो मुझे लगा ना, इनके जो कुछ प्लेयर्स थे, आई थिंक उनको जो जिनको खिलाना चाहिए था ना, जो एक इनका विंगर था, आई थिंक उसका क्या नाम है, राफेल लियाओ। तो राफेल लियाओ को वो जो सब्स्टिट्यूशन से उठ के गोल मारा था उसने, हाँ, उसको एंड में बुलाते थे, तो वो मेरे ख्याल से वो तो स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो एसी मिलान की तरफ से वो लीग जीते लास्ट ईयर, बहुत इंक्रेडिबल उसका सीजन गया था। तो राफेल लियाओ, लेकिन स्टिल मैं अगर देखूँ ना, तो जो डिफेंडर्स, जो इनका इंजन था ना, एजिंग इंजन था, लेकिन इनके पास अब जो जनरेशन आई है ना, जिसमें जाओ फिलिक्स है, राफेल लियाओ है, और जो इनका स्ट्राइकर रेमोस जिसने गोल मारे थे, हैट्रिक, वो, तो इनके पास अब इन्फ्लक्स अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो रोनाल्डो एरा तो अब खत्म हो चुका है ना, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मतलब इज इट रेडी एंड उस मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कुछ 2-3 हफ्ते बाद हम आदी हो जाएं उसको हैट्रिक मारते हुए देखते हुए, सऊदी अरब में, और दोबारा से टीम में आ जाए। कुछ इससे अच्छी क्या चीज़ है तो वैसे वो बंदा गिव अप तो नहीं करता, मे बी ही हैज अ ग्रज के मुझे कुछ करना चाहिए कंट्री के लिए, शायद टाइटल ले जाए, अगला वर्ल्ड कप भी खेल ले, कुछ पता नहीं है। यू नेवर नो, अब यूरो खेल ले, अभी अगला तो यूरो होगा। हाँ, यूरो तो खेल लेने के, वही है ना, वर्ल्ड कप इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। इवन इफ ही लाइक विंस द यूरो, ही प्लेज द यूरो, ही हैज वॉन अ यूरो। हाँ ये वही ना, अगर दोबारा जीत जाए। मुझे उस टाइम पे लगा था कि ना अब खत्म हो गया, क्योंकि ना मुझे ये एक तो चीज़ पता थी कि पोर्चुगल ने तो वर्ल्ड कप नहीं जीतना। हाँ, अर्जेंटीना का भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम में मेसी का फॉर्म थोड़ा सा शेकी चल रहा था, तो अपने यही सोचा था कि अब सेटल हो गई है, रोनाल्डो यूरो जीत गया है, खत्म हो गई बात, इंटरनेशनल ट्रॉफी पहली ना। हाँ। लेकिन फिर वही मेसी, यू नो, कमबैक्स मेसी कर गया, फिर वो जीत गया। अच्छा, उसके अलावा मेन्यू का बताएं, क्या चेंज लगा आपको? रोनाल्डो का जो डिसीजन था मेन्यू छोड़ने का, मेन्यू की फॉर्म पे आप इम्पैक्ट देख लें, रैशफोर्ड की आप फॉर्म देख लें, पागल हो गया वो तो, बिल्कुल गोल्स पे गोल्स मारा जा रहा है, क्या करते हैं इसको? अच्छा, यूनाइटेड का अब 3 ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो आर्सेनल अपने 3rd ईयर में आ गई ना, जो अब लीग की तरफ जा रहे हैं, तो यूनाइटेड का अब शुरू हुआ है 3 ईयर प्रोजेक्ट टेन हाग के साथ ना। वेरी गुड कोच, बॉल प्लेइंग कोच, मतलब वो लॉन्ग किक्स गोलकीपर से वो सब नहीं है, अब ये पासिंग आउट फ्रॉम द बैक, उसने अपनी एक कोर बनाई है, जिसमें सीडीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें इन्वर्टेड विंगर्स और फिर वो फ्लाइंग फुल बैक्स, जो कि अब हर बड़ी टीम उस मॉडल पे खेल रही है, फास्ट फ्लोइंग फुटबॉल, वन टच फुटबॉल। क्योंकि यूनाइटेड बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच में चली गई थी, क्योंकि यूनाइटेड का जो सीन है ना, वो इस तरीके से है कि यूनाइटेड इज बोर्न टू अटैक, इट्स इन द डीएनए। तो वो अगर नहीं करेंगे, उस तरह नहीं खेलेंगे, तो वो कभी भी क्राउड उनके पीछे नहीं आएगा जिस तरह से वो आता है। ओल्ड ट्रैफर्ड का क्राउड ऐसा है कि आपने मिरेकल्स देखे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, किस तरह के मैचेस, मतलब 3-0 हार रहे हैं तो 5-3 जीत गए, इस तरीके से ना। वो जो टॉटनहम के साथ मैच था, वो मैं वही याद है। और मैं पहले जिस टाइम पे, मुझे याद है कि जब मैं उस टाइम पे देखा करता था ना, फर्गुसन के टाइम पे, यूनाइटेड को 2 गोल जब मैं चाहता था कि पड़े यूनाइटेड को, क्योंकि वो जो फिर वो कमबैक उनका जो मजा था ना, क्योंकि वो तो होना ही होना था उसमें, ऐसा नहीं था कि 80 मिनट्स हो गए और 0-2 है, लेकिन आपको पता है कि अभी 3-2 हो ही जाएगा, किसी भी तरह हो जाएगा। क्या स्क्वाड थी यार, रोनाल्डो, रूनी, बर्बाटोव, टेवेज। तो अब मूव बैक करते हैं, जिस तरह टेन हाग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो उसमें रोनाल्डो का जाना एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, जो कि मैं, मतलब मैंने देखा है, लेकिन मैं उसको खुद बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ होने लग गया है, वो यूनाइटेड की रोनाल्डो से पहले एक थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी,
रोनाल्डो के आने के बाद ना मेरे ख्याल से या तो वो रोनाल्डो पे टू रिलायंट हो गए, क्योंकि जाहिर है रोनाल्डो है वो कि मतलब वो टारगेट मैन है तो सबने उसको खिलाना है। अब वही बात है, फुटबॉल अब उस तरह रही नहीं है, प्लेयर मार्क्ड आउट हो जाता है। अगर कोई एक स्टार प्लेयर है उस पर सारा फोकस है तो वो मार्क्ड आउट हो जाएगा। तो यही हुआ है कि अब यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब टैलेंट इज देयर। तो अब वही बात है, यूनाइटेड इस सीजन अभी कुछ दिन पहले तक कुछ लोग कह रहे थे शायद टाइटल रेस में तीनों के साथ चल रही है, लेकिन अभी कोई 8-10 पॉइंट पीछे। पहले अभी क्योंकि आर्सेनल से अभी रिसेंटली हार गए तो, और क्रिस्टल पैलेस से मैच ड्रॉ हुआ, उससे पहले तक जब सिटी से जीते थे तो रेंज में आ गए थे। लेकिन मसला फिर वही है, स्क्वाड डेप्थ नहीं है। अब कैज़ेमीरो को एक मैच में सस्पेंशन हुई, आर्सेनल ने मिडफील्ड में उस दिन यूनाइटेड को खेलने ही नहीं दिया। ऐसा ही है। अच्छा, अगर उसकी बात करें हम इटालियन लीग की, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले प्रोग्राम हमारा है हम सब चीज़ें कवर करें ताकि फ्यूचर में भी फैंस को पता हो कि वी विल कवरिंग ऑल द फुटबॉल न्यूज़। सीरिया में तो नेपोली कमाल कर रही है, लाइक दे आर लीडिंग द टेबल। विक्टर ओसिमेन क्या स्ट्राइकर है भाई, आप उसका गेम देखें, जो उसका पेस है, मतलब मुझे तो ड्रॉगबा रीजन लगता है विक्टर ओसिमेन। और मुझे श्योरिटी है इस बात की कि वो जो नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो होगी ना, उसको ऑफर्स होंगी 120 मिलियन 150 मिलियन इस तरीके से। You know, if they win the Serie A this time, this will be the first time they win the league title after Maradona. हिस्टोरिक हाँ, हिस्टोरिक है। नेपोली अच्छी फुटबॉल भी अच्छी खेल रही है, मतलब गुड फास्ट फ्लोइंग फुटबॉल। याद है मुझे लेवेजी और ये कवानी जब खेलते थे, हाँ वो दैट वाज वन हेल ऑफ अ डेडली टीम। वो खैर कुछ जीत नहीं पाई लेकिन बहुत दफा करीब आई। एक और स्लोवेकियन प्लेयर था, हेमसिक नाम था उसका, वो हेमसिक कवानी और लेवेजी अच्छी टीम थी। उनके एक मैच चेल्सी से हुआ था, मुझे याद है चैंपियंस लीग में लास्ट 16 का मैच था। फर्स्ट लेग वो जीत गए थे, सेकंड लेग वो हार गए थे, उसमें चेल्सी का कमबैक था। 4-0 या 3-0 2012 की चैंपियंस लीग चेल्सी वॉन द टाइटल, चेल्सी वॉन द टाइटल दैट ईयर। जबरदस्त। तो चेल्सी पे आते हैं। फ्रैंक लैम्पार्ड साहब जो एक्स चेल्सी के लेजेंड हैं, वो तो खैर एक और क्लब में भी मैनेज कर रहे थे, एवर्टन को, वहाँ से सैक हो गए। क्या वजूहत थी, क्या मसला है? अच्छा, एवर्टन को उसने लास्ट ईयर जो है रेलीगेशन से बचाया था, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन उसके बाद वो सारा डाउन तक स्लोप जाने लग गया, क्योंकि वो अब कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनका हेड टर्न हो जाता है अगर बड़ी मूव उनको ना मिले। अब ये इनका एक प्लेयर है गॉर्डन रैमजी, क्या नाम है उसका, ये गॉर्डन करके कुछ नाम है, एंथनी गॉर्डन। तो वो जो है उसको अभी बिड हुई है एक्सेप्ट न्यूकैसल से। अब ये मजबूरन बेच रहे हैं 40 मिलियन का, इनके पास 60 मिलियन का बेचने का इनके पास ऑप्शन था। तो आप जब प्लेयर्स के हेड टर्न हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर वो टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल हो जाता है। खैर दूसरा ये था कि लैम्पार्ड जो था ना, इस साल लीग बहुत कंपैरेटिव है, क्योंकि न्यूकासल इमर्ज हुई है थर्ड पे अभी। न्यूकासल ने, अच्छा पैसा न्यूकासल के पास बहुत आया, लेकिन उन्होंने लगाया दिमाग से, ये नहीं कि मतलब इधर उधर। ऐसा ही है। कोच हायर किया एडी हाउ, बोर्नमथ का अप अनकमिंग कोच था, अच्छा कोच था, उसको हायर किया। उसके बाद फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टार स्टडीड प्लेयर्स पे चले गए। ट्रिपियर साइन किया एथलेटिको से, वो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मैंने ट्रिपियर को इतना अच्छा कभी खेलते नहीं देखा। बाकी गमीरेज़ैक इनका प्लेयर, इनका वो आइजैक इन्होंने साइन किया, स्वीडन का स्ट्राइकर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो अब इनके पास भी एल्मिरोन आप इनका देखें जो लेफ्ट विंगर है, मेरे ख्याल से इज हैविंग अ सीजन टू रिमेंबर, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है वो। और इनके पास अब वो मिडफील्ड भी ऐसी आ गई है इनके पास, अब ये मतलब दे कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। पैसा तो इनके पास आ गया, इन्वेस्टमेंट पैसा तो नो डाउट है। तो और ये भी रूमर्स को चल रहे हैं रोनाल्डो उनके लिए भी आगे खेल सकता है। नहीं, मैंने अभी पढ़ा था उनका कोच का ये कुछ स्टेटमेंट था न्यूकासल का, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मूविंग बैक टू लैम्पार्ड, अब हुआ ये है कि उसकी जो अप्रोच थी वो खैर अब वो नहीं चल सका, एक टाइम पे चल गया था लेकिन अब नहीं चल सका। तो उन्होंने अब हायर किया शॉन डाइच को, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजर। बर्नली की ऐसी टीम थी जो पता नहीं क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती थी, लॉन्ग बॉल्स और ये और वो, बस 2-4-4-2 अभी तक ओल्ड स्कूल फुटबॉल, लेकिन वो सक्सेसफुल थे, वो लीग में रहते थे, मतलब रेलीगेट नहीं होते थे, बहुत अरसे तक लीग में रहे, फिर रेलीगेट हुए तो फिर वो सैक हो गया था। तो अब बर्नली तो खैर अब चैम्पियनशिप में नंबर 1 पे ही है, तो दोबारा प्रमोट हो जाएगी। लेकिन ये कि शॉन डाइच बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो मेरे ख्याल से अब इनका सीजन जो है, मतलब रेलीगेट तो मेरा नहीं ख्याल इनको अब होना चाहिए। सही है, चेल्सी भी कवर हमने कर दिया। अब आते हैं लिवरपूल पे। लास्ट ईयर दे वर लाइक यू नो एब्सोल्युटली गॉर्जियस टू वॉच, बट व्हाट हैपेंड दिस ईयर? क्या हुआ लिवरपूल के साथ? ये माने चला गया बायर्न म्यूनिख उसके बाद से, तो क्या है रीजन? साडियो माने असल में ये होता है ना कि एक अनसंग हीरो वाली बात होती है, जैसे जीसंग पार्क था। तो अब यही हुआ कि जब से माने चला गया
तो अब इनको दूसरे प्लेयर्स उसकी जगह डालने पड़ गए, लेकिन अब वो सलाह के पास सारा क्रेडिट चले आता था, लेकिन उनका मेन इंजन जो था ना वो माने था। तो माने के बाद से उनको काफ़ी फॉर्म डिप हुई, उसके बाद उनकी कुछ इंजरीज बहुत हो गई, उनकी सारा स्टार्ट ऑफ द सीजन में भी उनकी ऑलमोस्ट मिडफील्ड सारी इंजर्ड थी, उनके डिफेंस अभी तक वो शायद वैन डाइक भी शायद फिट नहीं है अभी भी, तो वो नए प्लेयर्स उनके आहिस्ता आहिस्ता वो खेल रहे हैं। डार्विन न्यूनियज इन्होंने अभी साइन किया था बेनफिका से मेरे ख्याल से, तो वो अभी वो भी मतलब वो उसके मीम्स आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से ना जब कोई फॉरेन लीग से प्लेयर प्रीमियर लीग में आता है ना, तो आई थिंक उसको एक सीजन देना चाहिए, सेकंड सीजन से उसको एवेल्यूएट करना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा भी होता है वैसे कि जब फॉरेन अगर देखा जाए ऐसा, तो यार फॉरेन कंट्री से ही प्रीमियर लीग में लोग आते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ला लीगा माना जाता है कि साउथ अमेरिका से प्लेयर उठा लिया जाता, क्योंकि स्पेनिश ज़बान है तो उससे सिमिलैरिटी होती है, कल्चर वल्चर में सब चीज़ें समझ आती है। लेकिन मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही है, आई डोंट थिंक डार्विन न्यूनेज वुड बी डूइंग समथिंग गुड फॉर लिवरपूल। अच्छा, अब होता है इस तरीके से। अभी एंटनी यूनाइटेड ने साइन किया 86 मिलियन का, तो उसके ऊपर भी हालांकि उसके कुछ गोल्स में रिसेंटली उसने फॉर्म पिक की है। प्राइसेस कहाँ चली गई? पहले क्या टाइम था, 15-20 मिलियन में आपको क्या चीज़ मिल जाती थी? बस वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइनिंग्स हुई थी एक टाइम पे रूबिनियो की, फिर उससे पहले भी कुछ ऐसी थी नेमार वाली डील, हाँ, पर उसके बाद से फिर ये मार्केट इस तरीके से हो गई। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है एक साइनिंग चेल्सी ने की थी, उसके बाद से सब होना शुरू हुआ था। मैं नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा उस टाइम का, लेकिन ये कि चेल्सी का उस टाइम ह्यूज रोल था। हाँ, चेल्सी पे आते हैं। चेल्सी को इस सीजन क्या हो गया? चेल्सी इस सीजन जो है ना साइनिंग्स पे साइनिंग्स कर रही है। अभी उन्होंने 523 मिलियन इस सीजन ही उन्होंने वो इन्वेस्ट 523 मिलियन हर प्लेयर उनको साइन करना है। वो जिस प्लेयर पे अभी आर्सेनल का एक साइनिंग होने वाली थी मोड्रिक की, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था, शाख्तर डोनेट्स्क में वो खेलता था, तो वो बहुत पेसी यूक्रेन का बॉय है। तो वो उस टाइम पे हुआ ये कि आर्सेनल की डील ऑलमोस्ट एग्री हो गई थी। वो बंदा आर्टेटा का इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा था, पता नहीं चेल्सी पर एकदम से स्वीप इन की और उन्होंने फिर 30-40 मिलियन ज़्यादा दे के उसको ले ही लिया। एक ही दिन में वो आए थे और फिर बस लेके चले गए। ये बस भर रहे हैं बंदों से, क्या कर रहे हैं ये इनके पास? मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतने सारे प्लेयर्स आ गए। अभी उन्होंने कल की बात है, एक बड़ा अप एंड कमिंग राइट बैक है, उन्होंने मेलो वो साइन किया है। तो चेल्सी ने भाई अब बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी है मेरे ख्याल से। अब ये यही करेंगे कि थोड़ा सा टाइम मैनेजर को देना चाहिए, अच्छा मैनेजर है तो उसको टाइम दें कि वो अपनी टीम रीबिल्ड करे। तो मींस बड़े सॉलिड चल रहे हैं चेल्सी के ऊपर आजकल। चेल्सी भाई बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। चेल्सी का भी ओनरशिप चेंज हुई थी, तो अच्छा ओनर आया, उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन सही है। प्रॉबेबली अब ये क्लियर आउट करेंगे जो इनको अब नहीं रखने। ऐसा ही। चलें वाइंड अप करते हैं आज का शो। बस 2 चीज़ें रह गई हैं आपके ख्याल से अब तक का सीज़न जो भी आप देखें कि अगर यूरोप की टॉप 5 लीग्स हो गई, चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंसेज हो गई, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज हो गई। चलिए वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को साइड पे करते हैं, क्लब फुटबॉल की बात की जाए। आपके ख्याल से सबसे अच्छा सीज़न किस प्लेयर का चल रहा है? अच्छा, जो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ ना, मैं उस तरीके से देख रहा हूँ कि वो अपनी टीम को कहाँ से कहाँ लेके आ गया ना। तो अभी मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, मार्टिन ओडेगार्ड। आर्सेनल का वो जो रियल मैड्रिड में हम एक टाइम पे सुनते थे कि एक नॉर्वेजियन यंग सेंसेशन आएगा, आया नहीं तो वो ये वही है जो आगे पीछे, लेकिन रियल मैड्रिड की टीम में नहीं आया ना, वहाँ नहीं आया, लेकिन हाउ ओल्ड इज ही राइट नाउ? उसकी एज होगी कोई मिड-20s में, और वो अब कैप्टन भी बन गया आर्सेनल का। अच्छा। और उसने ट्रांसफॉर्म कर दी टीम, विनिंग एटीट्यूड, विनिंग मेंटालिटी वो होता है पिच पे, तो आप उसको खेलते हुए देखें, आप बहुत इंप्रेस होंगे। वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। Where was he before this, like before joining Arsenal? रियल मैड्रिड के बाद रियल मैड्रिड से छोड़ के कहीं पे गया था, उसके बाद फिर आर्सेनल आया है। मुझे जो याद पड़ रहा है कि शायद आर्सेनल लोन पे पहले आया था, फिर उसके बाद वापस गया था, फिर वापस साइन हुआ, इस तरह की कोई स्टोरी थी। लेकिन ये अभी लास्ट सीजन ऑनवर्ड्स जो है वो नोटिस, जस्ट इमेजिनिंग हिम बीइंग ऑन द मिडफील्ड एंड हालैंड ऑन द स्ट्राइकिंग। नॉर्वे के पास चांस है। लेकिन अभी ये है कि और भी प्लेयर्स इनके पास हो, राइट बैक भी अच्छे हों, डिफेंडर्स भी अच्छे हों। फ्लॉप ऑफ द सीजन कौन है आपके ख्याल से? अच्छा, ये आपने से जो उसका बताया ना मुझे अभी, मार्टिन ओडेगार्ड का, ये तो प्रीमियर लीग में, ओवरऑल आप यूरोप में बताएं। ओवरऑल यूरोप में अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा फिर विक्टर ओसिमन आप देखें, फिर नेपोली का जो स्ट्राइकर है, बहुत इम्प्रेसिव सीजन जा रहा है उसका। तो
Victor I Osimhen. always give a edge to players who are playing in Italian league because the scoring a goal there is very difficult. हिस्टोरिकली प्रूवन बहुत Exactly. सॉलिड डिफेंस होता है उनका और हाँ। बहुत टैक्टिकल किस्म का गेम होता ऐसा- है, ऐसा मतलब ही होता है। फास्ट फ्लोइंग फुटबॉल नहीं होती, ऐसा ही होता है। डिसिप्लिन गेम होता है। ऐसा ही है। तो विक्टर ऑसमन मेरे ख्याल से ठीक है, फ्लॉप ऑफ द सीजन पे आ जाए। फ्लॉप ऑफ द सीजन, अच्छा ये चीज़ मैं आई डोंट लाइक डूइंग दिस क्योंकि मैं कॉन्ट्रडिक्ट शायद करूं अपनी बात को, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि डार्विन न्यूनियस जो है ही विल कम गुड इन द एंड, क्योंकि I don't think he's a Liverpool type of player. He's not that fast-paced player. मुझे आप बस मेरी बात कोई समझ रहे हैं? फीलिंग है कि वो मुझे ऐसा लगता है एथलेटिको मैड्रिड वाला प्लेयर है वो। ये इटालियन लीग वाला प्लेयर है, नेपोली छापोली मिलान यूवेंटस में होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है। कुछ कह नहीं सकते अभी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शायद उसको आप टिल नाउ कह सकते हैं फ्लॉप ऑफ द सीजन, लेकिन मुझे आई स्टिल हैव मतलब मुझे प्लेयर में दिखता है कि मुझे वो कवानी का जो यंगर टाइम था ना, वो मुझे नजर आता है उसमें, तो आई थिंक ही विल कम गुड बट टिल नाउ मेरे ख्याल से। Okay, Shayan, thank you so much for coming today. And so fans से मैं कहना चाहूँगा कि we'll be doing this weekly football show and we will be covering football news, transfer news, top 5 leagues, Champions League, जितने भी न्यूज़ है फुटबॉल की उसको हम कवर करेंगे और आप कोशिश करेंगे आपकी तरफ लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट तबसरे शायान के साथ हम बैठ के आपको दें, और आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें आपको प्रोग्राम कैसा लगा और आपको अगर इसमें कुछ फर्दर इन्हांसमेंट की ज़रूरत आपको लग रही है कि होनी चाहिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। और क्वेश्चंस हो शायान के लिए, मेरे लिए तो आप लिख दें हैशटैग आस्क द पंडित और आप इस पर अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑफ कोर्स गिव द आंसर टू दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो स्टे ट्यून, कीप ऑन वाचिंग स्पोर्ट्स पिंक, सब्सक्राइब द चैनल एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।